नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का युद्ध चल रहा है और सारे पक्ष जी-जान की बाजी लगाए हुए हैं। सवाल ये है कि लोग किसके साथ हैं और सेना किसके साथ है। बिल्कुल महाभारत की कहानी है। एक तरफ पूरी सेना है और एक तरफ लोगों के प्रतिनिधि पांडवों के साथ हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा या सब विध्वंस हो जाएगा, पता नहीं। या जिस तरीके से दावे प्रति-दावे किए जा रहे हैं, उन दावों का नतीजा क्या निकलेगा? सबसे बड़ी चीज़ कि ये चुनाव कुछ लोगों का कहना है कि मुद्दा विहीन है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव मुद्दों पर ही हो रहा है, जिन मुद्दों पर बेकारी है, बेरोज़गारी है, भूख है, नौकरियाँ नहीं हैं, इन सवालों के ऊपर हो रहा है। पर वो सवाल कहीं उभरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या अंडर करंट है मुद्दों का, सवालों का, जिसको लेकर के लोग अपना फैसला करेंगे? हमारे साथ अखिलेंद्र जी हैं, अखिलेंद्र प्रताप सिंह। अखिलेंद्र जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। अखिलेंद्र जी देश के प्रमुख वामपंथी नेताओं में हैं, बल्कि कहें कि जनता की राजनीति करते हैं, जनता का शिक्षण करते हैं और लोगों को सवालों के ऊपर जागृत करने की कोशिश करते हैं, जो पिछले 70 सालों में बहुत कम हुआ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ चुनाव या तो पक्ष में होते हैं या विपक्ष में होते हैं, वो भी व्यक्तिगत आधार पर, सोच के आधार पर, मुद्दों के ऊपर कभी होते नहीं है। तो अखिलेंद्र जी से हम इस चुनाव का विश्लेषण चाहेंगे और उस विश्लेषण के साथ ये जो तीसरा दौर बीता है, खासकर ये तीसरा दौर किसकी तरफ गया है और आने वाला कल जब चौथे दौर का मतदान होगा, ये किसके पक्ष में जाएगा? क्या देश के लोग प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के अलग-अलग हिसाब से वोट करेंगे या मुद्दों का कोई अंडरकरंट है पूरे उत्तर प्रदेश में? हमें नहीं पता। हम अखिलेंद्र जी से बात इसलिए कर रहे हैं कि अखिलेंद्र जी उत्तर प्रदेश को घूम रहे हैं और वो हमें एक विश्लेषण देंगे, जो विश्लेषण अब तक हमारे सामने नहीं आया। अखिलेंद्र जी, आपका स्वागत है और अब आप शुरू करें बातचीत को, क्योंकि मैंने भूमिका तो बना दी। अब इसको आप जहां से पकड़ करके शुरू करना चाहें, शुरू करें। संतोष जी, इस चुनाव के बारे में एक्चुअली इसे समझने और व्याख्यायित करने के लिए एक प्रैक्सिस की जरूरत है। प्रैक्सिस से बहुत मैं स्पष्ट जो बात रखना चाहता हूं कि इसमें आपके पास एक चिंतन भी हो, आपके पास एक राजनीतिक व्यवहार भी हो और गहराई से आपके पास कुछ अनुभूतियां भी हों, तब आप एक सटीक मूल्यांकन इस चुनाव का कर सकते हैं। अमूमन हम जो व्याख्याएं देखते हैं, वो व्याख्याएं अभी यथार्थ को ठीक ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पा रही। देखिए, 5 राज्यों का जो चुनाव है, चाहे मणिपुर हो या गोवा हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, उन चुनावों का जो गत विज्ञान है वो पुराना हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो गत विज्ञान है, यह अभी तक के जितने भी चुनाव हुए हैं, उन चुनावों से यहां तक कि मैं कह सकता हूं अनुभूति के स्तर पर आपातकाल से भी ये भिन्न है। देखिए, इस चुनाव में पहली बात यह है कि कोई पार्टी या उसका नेता इसका नायक नहीं है जो सत्ता पक्ष से टकरा रहा है, जो आरएसएस और बीजेपी से टकरा रहा है। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं, वो भले ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं
कि दो नौजवान प्लेयर्स हैं, वो सब बातें संपूर्णता में अगर देखें तो पूरे तथ्य का प्रदर्शन नहीं करती। इसमें अगर कोई नायक है, प्लेयर है, तो अवाम है, नागरिक समाज है और जनता के विभिन्न हिस्से हैं। जैसे आप देखिए, उत्तर प्रदेश में एक लोकतंत्र में, किसी बड़े रेडिकल लोकतंत्र में यकीन करने वालों की मैं बात नहीं कह रहा हूं, जो अभी संसदीय लोकतंत्र के दायरे के अधिकार हैं, वो सब लोग जो आंदोलनों में हैं या जो लोग अपना प्रतिवाद करते हैं, तो उन सब लोगों में आप देखेंगे, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे नागरिक समाज के कार्यकर्ता हो और चाहे आंदोलनकारी हो, उन लोगों की दिली इच्छा ही नहीं है, 24 घंटे की कार्रवाई है कि यह सरकार हर हाल में इसे शिकस्त दिया जाना चाहिए। ये जो इंटेंसिटी फीलिंग की है, ये वही कर सकता है, समझ सकता है जो आंदोलनों में है। अब जैसे एक 75 साल का आईपीएस, जो डायरेक्ट आईपीएस हो, वो जेल काट के आया हो और उसके घर के कुर्की के आदेश हैं, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करने की बात की, तो योगी सरकार ने अभी विड्रॉ किया है, लेकिन फिर से वो नए सिरे से बुलडोजर की बात वो मजबूती से उठा रहे हैं। तो आप अगर देखें तो वो उसके लिए ये चुनाव कितना महत्व है। वो एक दो व्यक्ति नहीं है, व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा समूह है जो इन बातों से कितना घबराया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या पोजीशन हो सकती है। इस तरह के लोग चाहते हैं कि हर हाल में योगी सरकार परास्त की जाए, आरएसएस और मोदी का प्रोजेक्ट को विफल किया जाए। वह तबका 24 घंटे काम में लगा हुआ है और इस सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। दूसरा, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखिएगा, वह तबका बहुत मजबूती से काम कर रहा है जो तबका यह महसूस कर रहा है कि उसका वजूद ही, उसका अस्तित्व ही संकट में है। और जो मैं बार बार कहता हूं कि हमारा समाज कभी कभी अपना खुद का समन्वय कायम कर लेता है। इस चुनाव में मैं देख रहा हूं खास तौर पर एक अभूतपूर्व माइनॉरिटी की एकता बनी है और वो लोग साइलेंटली, वह जो फोरफ्रंट पर आते थे, वो बैकग्राउंड में जाके सिंगल माइंडेड एक पॉइंट पर वोट कर रहे हैं ताकि बीजेपी गठजोड़ को हराया जा सके। ये अभूतपूर्व है। अब ये जो गणित था कि हम 4 से 3 में हम 100 मुसलमान दे देंगे, फला दे देंगे, इस गणित को उन लोगों ने नकार दिया। आप किसको भी दिए हो, कोई ओवैसी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन यह उससे प्रभावित होने वाली चीज नहीं है। वो सिंगल माइंडेड है कि किस तरह से आरएसएस और बीजेपी को हराया जाना चाहिए, और जो पावर प्लेयर हैं, वो पावर प्लेयर को उन लोगों ने अनदेखी कर दिया है। यह देखिएगा, एक दूसरी इसकी विशेषता है। तीसरी विशेषता है कि वो लोग चाह रहे हैं कि इस सरकार से निजात मिले। खास तौर पर
जो एक विफल प्रयोग गौशाला का किया गया, जो आपके इस तरह के छुट्टे मवेशी हैं, जिनको आपने देखा होगा कि गांव-गांव में किस तरह से तबाही मची हुई है और पूरा दिन रात एक पूरी जमात, जैसे हम लोगों ने बचपन में देखा था, कभी टिड्डी दल आता था तो पूरा गांव खड़ा हो जाता था, या कहीं कोई घटना होती थी तो लोग सोचते थे, कहते थे, रात भर जग के व्यतीत करते थे। वह परिस्थिति मैं देख रहा हूं कि वह चाहता है कि यह सरकार ने आफत कर दिया है। वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्वर की बात नहीं है उसकी। वो चुपचाप ढंग से इस सरकार के विरुद्ध वोट करेगा। वो उसके सामने किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वह महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी जिंदगी को इन लोगों ने तबाह कर दिया है। ये जो प्रश्न है, इस तरह की जो ताकतें हैं, वो अपने जी जान से लगी हुई हैं कि आरएसएस और बीजेपी न जीतने पाए। उसके अलावा अन्य जो प्रश्न है वो सामान्य राजनीतिक प्रश्न है जो जीवन को छूते हैं, चाहे महंगाई का प्रश्न हो, चाहे अभी पिछले दिनों कोरोना का प्रश्न रहा हो, स्वास्थ्य का प्रश्न हो, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का प्रश्न हो। ये सब प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं जो लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है। और जो पावर इक्वेशन की पॉलिटिक्स है, जिसको बदल देने के लिए आतंकवाद इस समय एक बड़ा मुद्दा आरएसएस बीजेपी कर रहा है, और हास्यास्पद ढंग से यहां तक चला गया कि साइकिल को भी आतंकवाद का प्रतीक बना दिया। कि माने एक व्यक्ति और शासक ही नहीं, एक निर्जीव वस्तु भी आतंकवाद की प्रतीक होगी। यहां तक बौखलाहट में चले गए कि कलर को भी रेड अलर्ट उनको कहना पड़ रहा है। मैंने कलर को भी, हम लोग बार बार ये कहते थे कि भाई हमारे बहुत सारे मित्र भगवा रंग पर हमला करते थे, भगवा ब्रिगेड करते थे, तो हम कहते थे कि अनावश्यक किस्म का रंगों से न खेला जाए, बल्कि इसके लिए दूसरी शब्दावली का प्रयोग किया जाए। तो हमने ये देखा कि वही नकल भारतीय जनता पार्टी ने, वो खुद हनुमान के पुजारी हैं और बजरंग बली का लाल लेके चलते हैं, कपड़े पहनते हैं उसको। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो रेड अलर्ट, पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव, आरएसएस और बीजेपी का डेस्परेशन आप समझ सकते हैं। साइकिल और रेड अलर्ट ये आतंकवाद का प्रतीक है और इसे परास्त करना बहुत जरूरी है। तो आज तक के भारतीय राजनीति में यह अपने में अभूतपूर्व है। और यह कहीं से भी अभी तक का, देखिए मैं दूर की बात नहीं करता, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से पास जाके देख रहा हूं। अभी इन 3 जगहों से जो 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 मिक्सचर है, पश्चिम, अवध और बुंदेलखंड, इन तीनों जगहों का जो जमीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ता हैं, लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूं, वो पुराने जितने भी इक्वेशंस हैं जिसके आधार पर लोग जोड़ते हैं कि इतने यादव हैं, इतने राजपूत हैं, इतने ब्राह्मण हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन वो निर्णायक तत्व नहीं है। निर्णायक जो तत्व इस बार बन रहा है, वह निर्णायक तत्व जनता का जो विक्षोभ है और इस सरकार से जो निजात पाना चाह रहा है, इस पर नियंत्रण करने में अभी आरएसएस और बीजेपी सफल नहीं हुए हैं। बावजूद इसके उनकी जो कोशिशें हैं कहने की, वो सरकार बना रहे हैं, वो थोथेबाजी है। वो मैं समझता हूं कि तथ्यों का सही प्रदर्शन नहीं है। अभी जो उनकी ताकत है वो उत्तर प्रदेश में अभी कमजोर है और आने वाले दिनों में और कमजोर होगी, ऐसी रपट हमें मिल रही। अखिलेश जी, इसके अलावा कुछ चीजें और इस चुनाव में आई हैं जो पहले कभी देखने में नहीं आई। जैसे प्रधानमंत्री जी ने
जनता से कहा कि हमने आपको खाने के लिए राशन दिया, नमक दिया, तेल दिया, तो नमक का कर्ज चुकाना चाहिए। आप हमारा साथ दें और हम आपको हमेशा ये जो खाने की कमी हमने कोरोना में आपको नहीं होने दी, तो कोई भूखा नहीं सोया। आपने देखा हरदोई का उनका भाषण, जिस तरीके से उन्होंने कहा। दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि खैर गृह मंत्री ने तो अपने ज्ञान का कुछ ज़्यादा ही वर्णन कर दिया। प्रधानमंत्री जी के ज्ञान की बात हम बाद में करें या जो कहे वो कहे, लेकिन गृह मंत्री ने तो कहा कि 86 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं दिन-रात लोगों की सेवा में और आगे कहते हैं कि 86 लाख मतलब समझे कितना 46 लाख मतलब उनका जो परिभाषा है वो 86 लाख को 46 लाख बता रहे हैं। तो ये तो ज्ञान का एक असीम भंडार है ये सरकार के इसके जो मंत्री हैं और जिस तरीके से गृह मंत्री जी भाषण देते हैं और जिस तरीके से भाष्य करते हैं वो एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। पर ये कहना प्रधानमंत्री का कि हमने लोगों को राशन दिया, जैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसा इकट्ठा करके राशन दिया हो, जबकि ये पूरा राशन लोगों के टैक्स का राशन है। अब जब ये आप कहते हैं कि हमने फ्री वैक्सीन लगाई, तो लोग वो भूल जाते हैं कि लोगों को शायद या मान लेते होंगे कि लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है। ये सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद उन्होंने लगाई फ्री वैक्सीन। सुप्रीम कोर्ट ने जब तक अपना ऑब्जर्वेशन नहीं दिया था कि आप अगर नहीं करेंगे तो हम इसके ऊपर आदेश पारित करेंगे, उस समय तक ये लोग पैसे लेके ही वैक्सीन लग रही थी। तो अब जिसको कहते हैं कि एक चीज को बार-बार कहो तो वो सच हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी ने फ्री वैक्सीन का जो नारा दिया और गरीबों के साथ जो उन्होंने कहा कि हमने आपको ये दिया, ये दिया, ये दिया, ऐसा लगता है कि वो देश ने नहीं दिया, सरकार ने दिया। सरकार मैनेजमेंट करने के लिए आती है, उसका मैनेजमेंट इतना गड़बड़ था कि कई जगह सुप्रीम कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और जिन जानवरों की बात आप कर रहे थे उसमें तो उत्तर प्रदेश के लोग त्राहि-त्राहि कर ही रहे हैं। ये गौशालाएं जिस तरीके से चलाई जा रही हैं जहाँ की मृत्यु होती है और मुझे बनारस में एक लड़के ने मुस्लिम लड़के ने कहा कि हमारे ऊपर कोई भी गाय कहीं जा रही होती है तो हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम उसे काटने ले जाते हैं। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा जो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि क्या गायों की हम खेती करते हैं? गायों की खेती तो होती नहीं है। गायों को वही लोग बेचते हैं जो गाय को अपनी माँ मानते हैं, जो गाय को लेकर के आंदोलन करते हैं, राजनीति करते हैं, वही रात में हमको बेच देते हैं चोरी से कि ले जाओ इसको। तो उसने ये इतनी मार्मिक बात कही और उसने ये भी कहा कि आप देखोगे जो गाय बेचता है वही अपने माँ-बाप की दुर्दशा भी करता है। वो उनको वृद्धाश्रम में भेज देता है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में कुछ तो वो चीजें अंडर करंट है जिसका आपने जिक्र किया। इसमें नीलगाय का आपने जिक्र नहीं किया कि जो झुंड में आती हैं, पूरे खेत को रात भर चर जाती हैं और अगर कोई उनको मारने की कोशिश करे तो उनको गो-हत्यारा मान लिया जाता है। अब इस चीज को देखते हुए उसमें सावरकर ने गाय के लिए क्या कहा था उसको भी ये लोग भूल जाते हैं, जो सत्ता में लोग हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री का भाषण, गृह मंत्री का भाषण, ये सारे भाषण आपको क्या लगता है इस चुनाव को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? और योगी जी तो लगातार चुनाव को वही हिंदू मुस्लिम 80-20 के साथ साथ बहुत सारे सुशोभित करते रहते हैं। क्या इनको लोग समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे? अब दिक्कत यह है कि दर्शकों आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं बीजेपी के खिलाफ कोई कैंपेन कर रहा हूँ। मैं उन बातों को कह रहा हूँ जो इस चुनाव में सामने आई है और अगर कोई बात सामने आई है तो उसके ऊपर राय हर मतदाता, इस देश का नागरिक, प्रदेश का नागरिक रख सकता है। इसलिए मैं ये बात अखिलेश जी से पूछ रहा हूँ। संतोष जी, पहली बात तो ये है कि आरएसएस और बीजेपी ये असभ्य राजनीतिक सांस्कृतिक ताकत है जिसके पास इतिहास बोध को नष्ट करने के अलावा और मिथकों के भी प्रयोग में
वो बहुत ही भोंडे किस्म का उसका प्रदर्शन है। तो मैं इस पूरी इलिटरेट जमात के बारे में, उनके ज्ञान वर्धन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी, जब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उनके कुछ छात्र नेता थे या कुछ उनके मोहल्ले के नेताओं को मैं देखता हूं, जो उनके बोलने वगैरह की स्टाइल है, जिसको लोग कहते हैं कि कनेक्ट है। अगर यही स्पीच को मोदी मीडिया ने जिस तरह से प्रदर्शित किया, अगर मोदी की ओरेटरी की तारीफ होती है, जिसमें कोई सुर तल लय ताल नहीं है, जो फ्लुएंसी नहीं है, जैसे हम अटल बिहारी वाजपेयी के वैचारिक प्रश्नों को या उसके उनकी स्पीचेस के कंटेंट के बारे में मैं बहुत, या उनकी कविताओं में ऐसा कोई मैं रस नहीं देखता हूं। मैं अशोक वाजपेयी की बात को सही मानता हूं कि बीपी सिंह की कविताएं अटल जी से बेहतर थीं, लेकिन उसमें एक गति थी उनके भाषणों में। जब हम लोग अपने ढंग से देखते हैं, क्योंकि हम लोग भी स्पीकर्स रहे हैं, हम लोग भी उसके गत विज्ञान को जानते हैं, या उनके ज्ञान के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं कि वो कितना ज्ञान रखते हैं आपके सांस्कृतिक जीवन के बारे में। गुरु नानक और कबीर से लेकर के गोरखनाथ तक में जो जिस तरह से वो वैचारिकी नहीं समय की का लिंक बनाते हैं। या अभी मैं देख रहा था एक वीडियो है जहां वो बोल रहे थे कि आप इंटर और 12वीं अगर आप करेंगे तो क्या आपको मिलेगा। तो इस तरह के, तो नहीं मैं नहीं ये नहीं, समझ रहा 12वीं हूँ। नहीं नहीं सर, उनका कहना है कि आपने 12वीं पास की, इसके बाद आपको इंटर करना पड़ेगा, तब आपको वही लैपटॉप तो मैं मिलेगा। कह रहा हूँ कि 12वीं के बाद वो कह रहे हैं कि आपको इंटर करना पड़ेगा, तो ये कह रहा है कि मैं हाई स्कूल करने के बाद 10वीं करूंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये देखिए, ये उनके ज्ञान के बारे में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये मैं उनके स्पीच के डेस्परेशन को देख रहा हूँ। एक्चुअली जो वो बोल रहे हैं, जो प्रोफेस कर रहे हैं या जो क्लेम कर रहे हैं, और जो रियलिटी है उसको जान रहे हैं। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि हम पहले दूसरे तीसरे राउंड में जीत गए, तो उनके मैथमेटिक्स के ज्ञान पर हमें नहीं तरस है। उनकी वो जो राजनीतिक चाल है वो समझ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि महोबा से लेके झांसी और ललितपुर, जहां 19 में 19 सीट, करीब 10 सीट पर चुनाव हो गया, वहां भी इनका बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने एटा, फिरोजाबाद या आपके इटावा, या जहां अखिलेश लड़ रहे हैं, यहाँ कितना बेहतर ये प्रदर्शन किए होंगे, सबको मालूम। बात ये नहीं है, मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बीजेपी ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग पिछड़ रही है। यह ज्ञान है उनके पास, और इसी ज्ञान के तहत मोदी थोड़ा पर्दे के पीछे गए। बात ये थी कि अभी तक पाकिस्तान की बात होती थी, आतंकवाद की बात हो रही है, वो सब अपनी जगह है। बिहार में रेफरेंस पॉइंट पे होता था कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे तो पटाखे पाकिस्तान में अगर वहां बजेंगे। अब तो यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल आतंकवाद और बुलडोजर बाबा। मैं एक एमपी जो अभी खेलकूद मिनिस्टर है उसका इंटरव्यू देख रहे थे। देखिए कहाँ आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जा रही है। वो बोल रहा है कि मैंने अपने जीवन में एक ही बार हत्या की थी। सरेआम वो कह रहा है, फला को मारा गया, फला को हमने एक बार हत्या की। और वो कहता है कि हम घर में घुस के मारेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि कहीं कोई चुनाव आयोग, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बात करने वाला नहीं है
मेरे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। यह मन स्थिति है कि वो बुलडोजर बाबा हैं। तुम्हारे पास इंशाअल्लाह है तो हमारे पास बुलडोजर बाबा है, घर में घुस के मारेंगे। अरे मैंने इंशाअल्लाह, ये हमारे देश में जैसे हिंदू बोलता है कि भगवान की मर्जी, वैसे ही हमारा एक शब्द है जो हम ही ने अपनी जमीन से पैदा किया है, किसी अरब से हमने नहीं लिया है, किसी बाहर से नहीं लिया है, हमारी अपनी जमीन ने पैदा किया है, हमारी अपनी हिंदी उर्दू की परंपरा ने पैदा किया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे ज्ञान वगैरह के बारे में चर्चा करना तो अपना समय जाया करना। बात जो मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिक बात क्या है, ये जो बुलडोजर बाबा है ये आने वाले दिनों में और चीजें तो करेगा ही। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है, ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है, इसकी भी कोई इजाजत नहीं देगा। और पहले तो ये था कि चलो हम लोग गिरफ्तार हुए, जेल गए, छात्र जीवन से ही वहां एक नाम था, फॉलो होता था, बड़े मूवमेंट चलाए, जीवन भर आंदोलन में व्यतीत हुआ। तो कभी ये नहीं होता था कि मेरे घर पर कुर्की होके जाए पूरी मेरी संपत्ति। इमरजेंसी के दौरान अपवाद में कभी कुछ हो गया हो, मैं उसको एक्सीडेंटल मानता हूं। यह जो एक पूरा वातावरण उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, इस वातावरण से आप समझ सकते हैं पार्टियों को लोग ट्रांसेंड कर रहे हैं, जो बीजेपी को हराए। और हालत यह है कि जो बीजेपी को हराए करे तो एक जो गठजोड़ है, जो वहां लोगों की नजर चली जा रही है और आंख मूंद के लोग बगैर मेरिट पर गए हुए, ये पार्टी क्या की है 12 से लेकर 17 तक, और ये क्या करेगी, क्योंकि रोज अखिलेश को सुन रहे हैं। अखिलेश कोई क्रिटिकल इशू को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। किसी भी इशू पर अखिलेश बातें जरूर उठा देते हैं, लेकिन किसी भी इशू पर अखिलेश की तरफ से अगर आप देखें तो कोई बहस नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कुछ मुद्दे जरूर उठाएं, उन मुद्दों को पर है, जैसे मान लीजिए उन्होंने पेंशन बहाली वगैरह की बात की है, लेकिन लोगों ने देखा है कि कहने और करने में बड़ा फर्क है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं इमैटेरियल है कि कौन गठजोड़ है, लेकिन उनको हराने के लिए एकताबद्ध होकर लोग वोट कर रहे हैं ताकि बीजेपी को हराया जा सके। यह मैं कह रहा हूं, यह एक तमाम जो समीकरण हैं, जितने गठजोड़ हैं, उन गठजोड़ों के ऊपर यह भारी पड़ रहा है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं आश्वस्त हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसके पास अंतर्राष्ट्रीय समझ कितनी है कि जा करके अमेरिका में ट्रंप के पक्ष में चुनाव प्रचार कर देता हो। तो अब इनकी संवेदनाएं केवल इनके वैचारिक बात नहीं है, इनका स्तर समझिए कहाँ है। ये इनका माने थॉट प्रोसेस का और व्यवहार का स्तर ये है, वो हिंदुस्तान और अमेरिका में डिप्लोमेसी में फर्क ही नहीं सीख सकते। आज वो बाइडेन से कैसे डील करेंगे भाई, कल तो तुम उसके प्रचारक थे। तो इस लेवल की हिंदुस्तान में तो वो आके साइकिल को रेड टेरर बना रहा हो, तो वह प्रधानमंत्री का जो भाषण है, और आंख मूंद के उनका नाम हटा दीजिए और एक मोहल्ले के जो छटा हुआ आदमी हो उसके भाषण को सुन लीजिए, तो मैं समझता हूं आपको लगेगा कि कोई मोहल्ले की, हमारा प्रधानमंत्री भारत का ऐसा भाषण नहीं दे सकता, क्योंकि एक नेशन का मामला जुड़ जाता है ना, एक प्रधानमंत्री अपने देश का, तो उससे प्रधानमंत्री इमैटेरियल हो जाता है, देश आइडेंटिफाई होने लगता है। तो इसीलिए बहुत सभ्य लोग बहुत उनके बारे में कमेंट भी नहीं करते। हम लोग तो कुछ बढ़ के बोल देते हैं, वो लोग कहते हैं छोड़िए छोड़िए, उनके बारे में क्या बात की। देश का दुर्भाग्य है कैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री। बिल्कुल अखिलेश जी, एक आम तौर पर वही धारणा है जो आपने कहा कि जो 3 चरण हुए हैं। संतोष जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है। अच्छा, मैंने कहा अभी आ रही है? आवाज नहीं है।
नहीं है। तो एक मिनट रुक जाइए आप, मैं एक मिनट दोबारा जोड़ता हूँ। हमारे कहीं यहाँ कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या? रेखा, इंटरनेट अपने आप में कमाल की चीज है अखिलेश जी। हाँ अब आ रहा है। हाँ, वो कब आवाज कम कर दे, कब आवाज जोड़ दे, पता नहीं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि यही आमतौर पे धारणा है कि पिछले 3 जो चरण हुए हैं चुनाव के, उन चरणों में अखिलेश या गठबंधन को अपर हैंड है, भारतीय जनता पार्टी कहीं थोड़ी सी पिछड़ती दिखाई दे रही। लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि चौथा और पांचवा चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आशाओं का चरण है, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जितनी ताकत लगाई है उतनी ताकत गठबंधन के लोगों ने नहीं लगाई है। उनके यहाँ सिर्फ 2 ही नेता हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अखिलेश ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आज जयंत जी का अपना इलाके का चुनाव खत्म हो गया, तो उनको या तो ये बुला नहीं रहे हैं या वो आ नहीं रहे हैं, जो भी है। तो ये असमान लड़ाई लग रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी मंत्री हैं वो सब उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगे हैं। आपको लगता है कि ये जो चौथा और पांचवा चरण निर्णायक साबित होगा, या तीसरे चरण ने ट्रेंड सेट कर दिया है, वही आगे चलेगा? देखिए, मैं विनम्रता से इस तरह की व्याख्या से असहमत हूं, क्योंकि जी मैं इसे पारंपरिक व्याख्या मानता हूं उन लोगों का जी जो लोग व्यक्तियों के इर्द गिर्द राजनीति की व्याख्या करते हैं। अब जैसे कोई जयंत का इधर में मैसेज जयंत आए न आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश भी एक प्रतीक है। अखिलेश के दौड़ने से न वोट घटना है न बढ़ना है। मैं ये कह रहा हूं कि इस बार बुलडोजर के खिलाफ जो लोकतंत्र का दिमाग बना है वह किसी एक जोन में ऑपरेटिव नहीं है। कहीं उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, कहीं उसकी इंटेंसिटी कम है। तो यह कोई, जो लोग ये समझते हैं ना कि मैथमेटिक्स में इतने परसेंट ये हैं, इतने परसेंट ये हैं, इतने परसेंट, हमने अपने जीवन में देखा है। हम लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी थे। इसी बीच में इलाहाबाद से मैं जेएनयू चला गया, वहां मैं रिसर्च में एडमिशन ले लिया, कुछ दिन पेरियार में रहा भी। मुझे यहाँ के मित्रों ने कहा नहीं आपको आना चाहिए, मैं आया। मेरे पास कोई भी कास्ट इक्वेशन का समर्थन नहीं था, और मैं यहाँ पर जब चुनाव लड़ा तो जितने कास्ट इक्वेशंस थे वो सब गिर गए। जो लोग व्याख्या करते थे कि इनको क्या मिलेगा, वो सब कास्ट इक्वेशंस को ध्वस्त करते हुए अच्छे मतों से हम लोग यहाँ पर विजयी हुए। तो मैं ये कह रहा हूं कि कभी खास एक परिस्थिति बन जाती है, जैसे एकेडमिक लाइफ रिस्टोर होगी अखिलेंद्र के आने से, ऐसे ही लोगों को इस बार ये लग रहा है कि बुलडोजर के पॉलिटिकल कल्चर से हमें निजात मिलेगा। यह भी देखिए, कुछ मामलों में एस्पिरेशन भी अराउज कर रहा है कि शायद अखिलेश पुरानी पेंशन को बहाल कर दे, पुरानी पेंशन नीति को बहाल कर दे। क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट वगैरह का भी जो जजमेंट है वो लिबरल इकोनॉमी के डिक्टेट से बाहर जा रहा है। वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई इतने दिन अगर आप सर्विस किए हैं तो आप पेंशन के हकदार हैं। तो जो मूड बन रहा है, क्योंकि ग्लोबल कैपिटल के जो डिक्टेट से इकोनॉमी से जो यहाँ पर नियम और कानून बने थे उसको, उससे निकलने की एक छटपटाहट भी दिख रही। तो कुछ लोग बुलडोजर के खिलाफ, कुछ लोगों के एस्पिरेशंस भी पूरे होंगे अगर ये सरकार चली जाएगी। पेंशन का प्रश्न हो, या कुछ नौजवानों में लग रहा है अखिलेश का अतीत तो रोजगार के सवाल पर या नकल वगैरह वाले मामले में बहुत अच्छा मुलायम जी का भी नहीं रहा है। बावजूद इसके एक उम्मीद बन रही है कि शायद ये नई जो सरकार है हमारे एम्प्लॉयमेंट के इशू को एड्रेस करे,
किसानों को लग रहा है कि शायद हमारे एमएसपी के प्रश्न को एड्रेस करें। तो यह जो एक कॉमन थ्रेड बन गया है, माने कुछ लोगों की डेमोक्रेसी रिस्टोर करने का और कुछ लोगों के उनके एस्पिरेशंस पूरा करने का, उसका ऑपरेशन स्टेट वाइड है। जोन वाइज तो वही लोग कहते हैं कि यहाँ पर इतने यादव हैं, इतने पटेल हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने राजपूत हैं। अरे भाई, जनगणना भी कोई जाति ये नहीं कहती है। कोई कोई तो ऐसे कहता है, जैसे मैं कुछ ब्राह्मण जाति के बारे में कुछ लोग टिप्पणी देख रहा था कि ब्राह्मण 18% है उत्तर प्रदेश। कोई राजपूत कह रहा है कि हम तो 16% है। तो चूंकि जनगणना वगैरह की तो कोई इन्होंने कुछ कराए के घोषणा तो किया नहीं है, तो जिसकी जितनी व्याख्या है पावर शेयरिंग की कर रहा है। लेकिन ये सब व्याख्याएं पारंपरिक हैं। इस बार मैं ये बता रहा हूं कि अभी बीजेपी आरएसएस का उत्तर प्रदेश में आना, यह जो लोग महसूस कर रहे हैं, दरअसल वो आश्वस्त नहीं हो पा रहे। खास तौर पर बिहार वगैरह में उन्होंने देखा कि लास्ट आवर में चीजें पलट गई और ये आरएसएस और बीजेपी के लोग फैला भी रहे हैं कि चाहे जितना हो, परसेंटेज ऑफ वोट्स कम हो जाएंगे, सीट्स कम हो जाएंगी, लेकिन सरकार तो अल्टीमेटली बीजेपी ही बनाएगी, क्योंकि उसके बारे में वो समझते हैं इनविंसिबल है मोदी जी। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, भाई आप तो दिल्ली में देखे हैं, रिजल्ट जब तक नहीं आ गया, एक मिनिस्टर कैसे मंच पर खड़ा होके सीधे सीधे गाली दे रहा था कि मारो, क्या क्या गाली दे रहा था आपने देखा। पश्चिम बंगाल में भी कभी वो दीदी प्रधानमंत्री कर रहा हो और लोग कह रहे थे कि चुटकी बजा के पश्चिम बंगाल में जीतेंगे, तो उत्तर प्रदेश में तो समीकरण में ये लोग बहुत गेम खेले हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई अपर कास्ट इंटैक्ट है, कुछ ब्राह्मण इधर उधर चले जाएंगे, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट इनके साथ है, गैर जाटो दलित इनके साथ है। तो ये पूरा इक्वेशन को मैथमेटिकली देख के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, जिन कारणों से एक पॉलिटिकल केमिस्ट्री बन रही है, उस पॉलिटिकल केमिस्ट्री पर ध्यान दें तो चमत्कार ही होगा अगर बीजेपी की सरकार या उसके गठजोड़ की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। ये अंदर का जो फियर साइकोसिस है, यह कहीं न कहीं मध्य वर्ग को डरा देता है कि अरे भाई फिर न उसकी सरकार आ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आतंक का भी और कितना प्रोपेगेंडा का, दोनों का एक मिक्सचर स्वरूप है। लेकिन मैं जितना अभी अध्ययन कर पाया हूं, किसी भी दौर में बीजेपी इस पॉलिटिकल केमिस्ट्री को बदलने नहीं जा रही है जिसको जनता ने क्रिएट किया। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अखिलेश, जयंत, यह जो गठबंधन है, यह एक मीन्स है, ये अपने में एंड नहीं है। इसीलिए देखिएगा, कांग्रेस वगैरह ने अच्छा प्रदर्शन किया और प्रियंका अंतिम दौर में लोगों के बीच में अपनी मैसेज भी देने में सफल रही। बावजूद इसके कांग्रेस और बसपा जितनी लोगों की अपेक्षा थी उतनी बेहतर नहीं कर पाई और एक तरफा चीजें चली गई गठबंधन की तरफ। तो यह जनता के अपने वो निर्णायक तत्व हैं कि पहले इस जो सब आरएसएस और बीजेपी गठजोड़ है, इसको डिफीट देना जीवन के लिए बेहद जरूरी है और पॉलिटिक्स बाद में। अखिलेश जी, अब आखिरी प्रश्न आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में और मेरे भी दिमाग में कुछ इस तरीके की बात उठ रही है कि है तो ये प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश का, लेकिन इसका असर देशव्यापी होगा। जैसे मान लीजिए ये चुनाव में जितना भी प्रचार इधर का या उधर का हो रहा हो, अगर योगी जी जीत जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की शासन शैली का, जहां उनके राज्य हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहां वो उसको
ट्रांसलेट करेंगे उस, और इससे और ज्यादा कड़ाई से पालन करेंगे। जो योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर है और जेल में बंद करो, या जो जेल में नहीं है उनको ऊपर भेजो, जो उनका भाष्य है वो पूरे देश में लागू होगा और लोकतंत्र का एक नया चेहरा सामने आएगा। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए हार जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जिस लोकतंत्र की बात विपक्ष कह रहा है वो बेसिकली भीड़ तंत्र है, अराजक तंत्र है, और वो इतनी अराजकता पैदा हो जाएगी कि लोग फिर दोबारा हमारे पास आएंगे। इन दो भाष्यों में आपको क्या लगता है? मान लीजिए योगी जी जीतते हैं, अब मोदी जी की जीत और हार का कोई मतलब नहीं है, योगी जी की जीत हार का मतलब है। अगर योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो जो कर रहे हैं इसको और ताकत के साथ करेंगे और उसका अनुसरण भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री करेंगे। देखिए, जहां हमारे देश की पॉलिटिकल इकोनॉमी जहां क्राइसिस में गई है, उससे निपटने के लिए ये नेकेड फार्म में इनको आना ही है। इसलिए मोदी के की जगह योगी नेचुरल चॉइस बीजेपी के बनते जा रहे हैं, आरएसएस के बनते जा रहे हैं। तो ये इसमें समय काल परिस्थिति की बात है। अब मोदी का जो ग्रेस था आरएसएस और बीजेपी ने क्रिएट किया था, वह इसी चुनाव ने डिक्लाइन करा दिया। अभी तक मोदी एक पॉइंट पाके सेचुरेट किए थे, उनका पर्सोनिफिकेशन सेचुरेट हो रहा था, यहाँ फेड होना शुरू हो गया, धूमिल पड़ना शुरू। अब लेकिन आरएसएस के अंदर भी क्या ग्लोबल कैपिटल से फंसे रहने की प्रवृत्ति रहेगी? क्या उसके डिक्टेट पर जाएंगे? क्या वो केवल सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स से बंधे रहेंगे, या वो भी पैतरा बदलेंगे कि वो डिमांड साइड ऑफ सप्लाई में आए, यानी लोगों की आपूर्ति बढ़ाई जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिए जाए, क्रय शक्ति बढ़ाई जाए। क्योंकि यह देखा गया है कि जैसे कांग्रेस ही थी, जैसे एक समय में कांग्रेस से सब रीजनल पार्टीज नाराज थी, आज मैं देख रहा हूं केसीआर जैसा आदमी, आप खुद देखेंगे कि वो जाकर के उद्धव ठाकरे से मिलता है, वो दौरा कर रहा है और वो बीजेपी से निजात पाना चाहता है। ये अलग बात हो सकता है कि तेलंगाना में बीजेपी और केसीआर के बीच में टकराव बढ़ रहा हो, तो रीजनल पार्टीज जीएसटी वगैरह के प्रति तो अप्रहेंसिव थी ही, रीजनल पार्टीज अपने वजूद के लिए बहुत परेशान है। देखिए, आरएसएस और बीजेपी में सब लोग अपने वजूद के लिए बहुत परेशान हो गए, जैसे राज्य अपने वजूद के लिए परेशान हो गए, माइनॉरिटीज अपने वजूद के, डेमोक्रेटिक फोर्सेज अपने वजूद के लिए परेशान हो गई। तो यह एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनना शुरू हो रहा है, जो आने वाले दिनों में फेडरलिज्म में, डेमोक्रेसी में, रीजनल ऑटोनॉमी में और ग्लोबल कैपिटल से नेशनल ऑटोनॉमी में रिफ्लेक्ट हो। तो क्या आरएसएस यही प्रयोग जारी रखेगी, या आरएसएस के पास और आर्सेनल्स हैं, गडकरी जैसे कुछ लोग हैं, वह भी प्रयोग करेगी? ये मैं कह नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन जितने दूर तक इन्होंने ग्लोबल कैपिटल से अपना संबंध बना रखा है, उससे ये लग रहा है कि इनका एक लंबा प्रोजेक्ट है और अभी ये ज्यादा दमन करना चाहेंगे। इसलिए योगी के इसको हारने के साथ साथ अगली लड़ाई 2024 में मोदी के आउस्टर और किसी योगी जैसे प्रयोग को केंद्र में न होने दिया जाए, इस पर एक नेशनल मूड बनेगा। और मैं समझता हूं कि वहां भी पार्टीज का जो रोल होगा वो मूवमेंट के दबाव में एक नए बड़े कोलिशन की तरफ बढ़ेगा। पार्टीज एक सीमा पर जाके सेचुरेट कर गई, जो मुझे अखिलेश की बातचीत से लगता है। कभी कोई थ्योरेटिकल प्रश्न अखिलेश से उठता नहीं है, और महज ये नहीं है कि हिंदू वोट, इसमें हिंदू वोट क्यों नाराज होगा। दरअसल रीजनल पार्टीज में ये जो उत्तर प्रदेश में मुलायम का एक्सपेरिमेंट है,
देखिए, लोग कहते हैं अपर्णा चली गई बीजेपी में। हम जानते हैं मुलायम ने पार्लियामेंट में कैसे कहा था। भाई, मुलायम के साथ तो पिछले 40 साल से हम लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं, बीपी सिंह भी किए। हम जानते हैं मुलायम जी क्या गति विज्ञान लेके चलते हैं। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, इस समय वो समय नहीं है जो बात किया जाए। हम लोग गिरफ्तारी दे रहे थे उस समय, हम तो तरस गए कि एकाध 5 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक एकाध बयान भी आ जाए वहां से, तो वो मैं बहुत स्पष्ट हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नेशन का जो मूड बन रहा है वो अब ये सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स के खिलाफ है। और जो उन्होंने नागरिक समाज को लाभार्थी बनाने की कोशिश की है, ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में यह प्रयोग उन्होंने कश्मीर में भी किया था। उन्होंने बीच के लेयर को तोड़ करके पंचायतों को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, लेकिन पंचायत में तो अच्छा परिणाम नहीं मिला। हमारे यहाँ लाभार्थी जरूर हैं, हर जाति में धर्म में है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनको इलेक्टोरल विक्ट्री भी दे देंगे, क्योंकि उनको हम वस्तु नहीं मानते। उनके अंदर भी चिंतन है, जाति समाज के अलावा जीवन के अन्य भी प्रश्न है उनको। तो वो कितना ये ले भी जाए तो भी जो पूरा मास का अनरेस्ट है उसको ये खत्म कर पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। और 2024 में अगर इकोनॉमी का, पॉलिटिकल इकोनॉमी का डायरेक्शन नहीं बदलता, अगर डेमोक्रेसी का डायरेक्शन नहीं बदलता, तो ये बड़ा अनरेस्ट नेशनल लेवल पर एक पीसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जनरेट करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे पीजेंट्री का क्वेश्चन हो, चाहे रीजनल ऑटोनॉमी का क्वेश्चन हो, चाहे मल्टीनेशनल ग्लोबल कैपिटल से नेशनल ऑटोनॉमी का प्रश्न हो, ये सब प्रश्न बॉर्डर डिस्प्यूट से लेके सभी प्रश्नों पर एक बड़ा नेशनल बड़ा कोलिशन बनेगा और उसमें पार्टीज भी बाध्य होकर जुड़ेंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आज का प्रोग्राम अखिलेंद्र जी यही समाप्त करते हैं। और दर्शकों, आपने देखा कि अखिलेंद्र जी ने जो विश्लेषण दिया है उत्तर प्रदेश चुनाव के बहाने देश की राजनीति का, उसने आपको कई सारे सवालों के ऊपर सोचने के लिए मुद्दे भी दे दिए हैं। और आगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो होगा उसका राष्ट्रीय परिणाम क्या निकलेगा, वो भी मैं उनके कहने का अर्थ निकालता हूं कि आपको सोचना चाहिए। पर अखिलेंद्र जी से मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अखिलेंद्र जी, आपने जो आखिर में कहा कि संघ क्या फैसला करता है, किसका इस्तेमाल करता है, तो मेरी अनुभूति दूसरी है। गुजरात में संघ उसके नेता नरेंद्र मोदी जी का, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्हें डिक्टेट करने की कोशिश करते थे, रास्ता बताने की कोशिश करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में एक नया संघ खड़ा कर दिया। वो पुराने संघ को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया और नया संघ खड़ा कर दिया। इस समय राष्ट्रीय पैमाने पर संघ से बड़े नरेंद्र मोदी हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। और संघ की कोई बात नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, ये भी नहीं लग रहा है, क्योंकि संघ का एक भी सिद्धांत, स्वदेशी से शुरू कीजिए और जो भी बात कीजिए, अंत्योदय की बात कीजिए, वो सब नरेंद्र मोदी नहीं मान रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि संघ की अभी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी जी को कुछ भी डिक्टेट करे। जितने भी संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, उनकी कोई बात मोदी जी सुनते हैं ऐसा दिखाई नहीं देता, कहीं से खबर नहीं है। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो अपनी छवि बना ली है, बहुत होशियार समझदार राजनीतिज्ञ हैं। वो दूसरों के साथ भी रणनीति बनाते हैं कि मान लीजिए चुनाव में अगर हम हमारे कहीं पंजाब में या गोवा में या उत्तर प्रदेश में कुछ कम भी रह जाएं, तो हम अपना बहुमत कैसे साबित कर सकते हैं, जो पिछले 7 साल में हर राज्य में उन्होंने साबित किया है। इसका कोई मुकाबला करने वाला जनता तो हो सकती है, लेकिन विपक्ष में कोई नेता नहीं है इस समझदारी का मुकाबला करने वाला। तो मैं आज का प्रोग्राम समाप्त करता हूं और इस सवाल के ऊपर मैं आपसे फिर बात करूंगा जब अगली बार, कि क्या मोदी जी संघ। एक मिनट केवल कहना चाहते हैं। देखिए जी, संघ का कोई भी स्ट्रैटेजिक डायमेंशन बदलने नहीं जा रहा है, और संघ का एक टैक्टिकल बदलाव टाइम टू टाइम होता है। स्ट्रैटेजी में हिस्टोरिकली इनका संबंध इंपेरियलिज्म के साथ, फिनेंस कैपिटल के साथ रहा है।
उससे नहीं, लेकिन मास अनरेस्ट को देखते हुए, जैसे इन्होंने किसानों के आंदोलन से दब करके काले कानून वापस लिए, कुछ टैक्टिकल चीजें बदल सकती हैं, ये मैं कह रहा हूं, और अदरवाइज मैं आपसे सहमत हूं। तो इस प्रोग्राम को देख करके आपको क्या आपका रिएक्शन आता है, प्रतिक्रिया क्या होती है, आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं? आप बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा और बताइए कि आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं। लाउड इंडिया टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, इसके सदस्य बनिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्रोग्रामों का आप स्वागत कर रहे हैं, और हम प्रोग्राम पॉपुलिस्ट प्रोग्राम नहीं करते हैं, हम वही प्रोग्राम करते हैं, उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो देश की चिंता करते हैं, जो सिर्फ अपनी चिंता करते हैं, किसी पार्टी की चिंता करते हैं, किसी वाद की चिंता करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें तकलीफ न दें, हम उन्हें तकलीफ देना चाहते हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। तो हमारे ये प्रोग्राम की शैली आपको कैसी लगी, कृपया जरूर प्रतिक्रिया दे करके बताएं। अखिलेश जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इन सवालों के ऊपर बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि इन सवालों पर आप ही जैसे लोग बात कर सकते हैं। जो स्थापित नेता हैं उनके सर के ऊपर से निकल जाते हैं ये सवाल और ये भाष्य। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।